हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये IATF 16949 2016 ट्रेनिंग का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। पार्ट 1 में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ IATF डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने जीरोथ क्लॉज को डिस्कस किया था। जीरोथ क्लॉज में हमने जीरोथ क्लॉज के बेसिकली जो 5 की रिक्वायरमेंट्स है वो डिस्कस किया था, जिसमें गोल ऑफ IATF था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थे, PDCA था, प्रोसेस अप्रोच था और रिस्क बेस्ड थिंकिंग था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जीरोथ क्लॉज में, TS में और अब वाले IATF में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हमने टर्टल डायग्राम भी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज वाले इस वीडियो में हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लॉज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ज़ीरो क्लॉज तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बट ज़ीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लॉज जो है वो इंफॉर्मेटिव क्लॉजेज हैं। ये नॉन ऑडिटेबल क्लॉजेज हैं। इससे रिलेटेड ऑडिटर आपको कोई NC नहीं दे सकता है। तो आज ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लॉज ही हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब चलते हैं IATF स्टैंडर्ड के फर्स्ट क्लॉज पे, जो है स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड। स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब है बाउंड्रीज ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब दायरा। हमें स्टैंडर्ड का दायरा समझना पड़ेगा। स्टैंडर्ड अपना जो दायरा बता रहा है, अगर आपका कंपनी उस दायरे के अंदर फॉल करता है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में IATF ले सकते हो। अब जैसे ISO 9001 की बात करें तो ISO 9001 जेनरिक स्टैंडर्ड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो डिपेंड नहीं करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है, चाहे और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हो या फिर सर्विस दे रहा हो, कोई भी ISO 9001 ले सकता है। इवन स्कूल भी ले सकते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो ISO 9001 ले सकते हैं। बट IATF की बात करें तो IATF इज स्पेसिफिक फॉर ऑटोमोटिव्स। इसके अलावा किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये भी कह रहा कि अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तभी कंसीडर होगा, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप नहीं ले सकते हैं IATF। जिसका मतलब ऑटोमोटिव में भी आपको ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही होना है। इसके अलावा ये भी कहता है कि ये सिर्फ ऑन रोड व्हीकल्स के लिए है। ऑटोमोटिव तो दो तरीके के व्हीकल्स हैं, ऑन रोड और ऑफ रोड। यहाँ ऑन रोड व्हीकल्स के लिए IATF है। अब ऑन रोड और ऑफ रोड व्हीकल्स देखते हैं। ऑफ रोड में आता है ट्रैक्टर्स, माइनिंग इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, रेलवे, एरोप्लेन, शिप्स। ट्रैक्टर को ऑन रोड व्हीकल्स क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि ट्रैक्टर रोड पे चलने के लिए नहीं बनाया गया है। ट्रैक्टर जो है वो फार्मिंग के लिए बनाया गया है। वैसे ही माइनिंग इक्विपमेंट्स जो है वो माइनिंग के लिए है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए है। रेलवे तो जैसा कि आपको पता है कि रोड पे नहीं चलता, ये पटरी पे चलता है। एरोप्लेन जो है वो रोड हाईवे का पार्ट नहीं है। शिप्स है वो भी रोड का पार्ट नहीं है, वो पानी का पार्ट है। तो इसलिए ये ऑफ रोड व्हीकल्स के लिए नहीं कह रहे हैं, ऑन रोड व्हीकल्स। और ऑन रोड व्हीकल्स में क्या आ रहा है? यही हमारा 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बस और ट्रक, ये सारे ऑन रोड व्हीकल्स में है। तो ये अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हैं तो आप IATF ले सकते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑटोमोटिव सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप IATF नहीं ले सकते। आपको ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही होना है। उसके अलावा ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर आप हैं बट आप ऑफ रोड व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप IATF नहीं ले सकते हैं। आपको ऑन रोड व्हीकल्स अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप IATF ले सकते हैं। तो IATF क्या करता है कि रोड पे चलते वक्त व्हीकल से कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हीं के लिए ये IATF स्टैंडर्ड है। अब इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि IATF स्पेसिफिक फॉर ऑटोमोटिव, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। इन ऑटोमोटिव इट इज़ मेंट फॉर ऑन रोड व्हीकल्स, ये भी डिस्कस कर लिया। ओनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैन गो फॉर IATF। अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप IATF के लिए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? कोई भी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट पे कोई भी वैल्यू ऐड आप कर रहे हो तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो।
तभी आपको IATF मिलेगा। ट्रेडिंग कंपनी अलाउड नहीं है, भले ही स्क्रू आप क्यों नहीं टाइट कर रहे हो। तो आप अगर स्क्रू भी टाइट करते हो तो आप प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहलाओगे और आप IATF लेने के लिए एलिजिबल हो। अब नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सप्लाइज टू, फोर्थ पॉइंट पे है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सप्लाइंग टू ऑटोमोटिव सेगमेंट एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेशन। मतलब आपका जो पार्ट है वो OEM सप्लाई चेन का हिस्सा होना मैंडेटरी है। मतलब या तो आप OEM है या Tier 1 Tier 2 कोई भी टीयर है तो आप मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। अगर आपका पार्ट नॉर्मल शॉप पे सेल हो रहा है, अगर आपका पार्ट नॉर्मल छोटी मोटी दुकानों में सेल हो रहा है, OEM को नहीं जा रहा है, तो IATF नहीं मिल सकता आपको। नेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है यूनिट सेलिंग इन आफ्टर मार्केट आर नॉट एलिजिबल फॉर IATF। ये अभी हमने डिस्कस किया है कि आपको शॉप पे ही आपको OEM को ही सेल होना है। आपको शॉप में आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हो IATF के। 6 पॉइंट पे आते हैं, इन केस ऑफ मल्टीपल साइट्स सेपरेट सर्टिफिकेशन विल बी इशूड टू ईच मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। अगर आपके मल्टीपल साइट्स हैं तो हर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन को सेपरेट अलग अलग सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। सारे लोकेशन का एक साथ मर्ज करके सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 12 मंथ्स KPI डेटा इज रिक्वायर्ड। अगर आपके पास 12 महीने का KPI डेटा है तो आप IATF का सर्टिफिकेट ले सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव KPI डेटा तो IATF का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सपोज आपके पास 12 महीने का KPI डेटा नहीं है, फिर भी आप IATF सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो, आप जाओ, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा LOC, जिसको लेटर ऑफ कॉम्प्लायंस कहा जाता है। मतलब ऑडिट में कॉम्प्लायंस मिल रहा बट 12 महीने का डेटा नहीं है तो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। LOC जो है वो कंपनी के लेटर हेड पे होगा। 8 पॉइंट है नो स्टैंड अलोन सर्टिफिकेशन ऑफ सपोर्टिंग फंक्शन। 8 पॉइंट कह रहा है। अब ऐसे साइट जिसको रिमोट साइट कहते हैं, मतलब जहाँ पे सपोर्ट ऑपरेशन हो रहा है, जैसे HR, सेल्स, मार्केटिंग, परचेज, टॉप मैनेजमेंट। मतलब सपोज 2 लोकेशन है, कहीं पे कॉरपोरेट ऑफिस है और दूसरी एक जगह है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अब जहाँ कॉरपोरेट ऑफिस है वहाँ सपोर्ट फंक्शन हो रहा है, जैसे HR वाले वहीं बैठ रहे हैं, सेल्स वाले वहीं बैठ रहे हैं, मार्केटिंग वाले वहीं बैठ रहे हैं। तो जो सर्टिफिकेट है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट को ही इशू किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के अंदर जो रिमोट लोकेशन है उसका एड्रेस विथ नेम ऑफ प्रोसेस दिया जाएगा। मतलब जहाँ रिमोट लोकेशन है उस रिमोट लोकेशन का एड्रेस उसमें मेंशन होगा सर्टिफिकेट, और नाम भी मेंशन कर दिया जाएगा कि HR मार्केटिंग ये सारे हैं। तो आपको इशू जो सर्टिफिकेट होगा वो मैन्युफैक्चरिंग साइट पे ही होगा, मैन्युफैक्चरिंग साइट को ही होगा। स्टैंड अलोन सर्टिफिकेशन जो है या रिमोट या सपोर्ट लोकेशन को इशू नहीं किया जाएगा। आपका जो भी रहेगा डिटेल वो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा उसी में मेंशन होगा, एड्रेस विथ नेम ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन या डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है जेनरिक बल्क मटेरियल्स एटलीस्ट 1 ऑटोमोटिव कस्टमर। आपका कितना % बिजनेस ऑटोमोटिव में जा रहा है ये मैटर नहीं करता, बट साल में एक बार भी अगर सप्लाई आप ऑटोमोटिव में कर देते हो तो IATF के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, वो ये है कि ये IATF स्टैंडर्ड एक्सक्लूशन की जो परमिशन देता है, और वो एक्सक्लूशन क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन ऑफ 8.3 सेक्शन। 8.3 सेक्शन में जो आप प्रोडक्ट डिज़ाइन देखेंगे उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। IATF परमिशन दे रहा है कि अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं तो आप 8.3 सेक्शन एक्सक्लूड कर सकते हो। बट 8.3 सेक्शन में ही प्रोसेस डिज़ाइन भी है, वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में दो की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोसेस डिज़ाइन तो मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है प्रोसेस डिज़ाइन, बट प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है 8.3 सेक्शन में है, वो अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, और सर्टिफिकेट में मेंशन किया जाएगा कि एक्सक्लूजन क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो ये था स्टैंडर्ड का फर्स्ट क्लॉज जो कि स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड है। ये सारे जो अभी हमने डिस्कस किए वो स्टैंडर्ड का दायरा है। स्टैंडर्ड कह रहा है कि आप अगर ये सब चीज़ों के लिए एलिजिबल हो तो आप मेरा ये IATF सर्टिफिकेशन ले सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे,
क्लॉज नंबर 2 क्या था? नॉर्मेटिव रेफरेंस। तो नॉर्मेटिव रेफरेंस में क्या कह रहा है? दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड वाइल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। स्टैंडर्ड का इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो जाएगा अगर आप कुछ स्टैंडर्ड रेफर कर लें तो। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्म का क्या मतलब है? स्पेसिफिकेशन। वो नॉर्म्स मतलब वो स्पेसिफिकेशन जिन्हें हमें रेफर करना है जब हम IATF का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ तक होपफुली आप सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं कि तो इस सेकेंड क्लॉज में IATF में 3 नॉर्मेटिव रेफरेंस डिस्कस किया गया है। तो पहला नॉर्मेटिव रेफरेंस है एनेक्स A ऑफ IATF स्टैंडर्ड। एनेक्स का मतलब अटैचमेंट, एनेक्सर। एनेक्सर A ऑफ IATF स्टैंडर्ड क्या है? कंट्रोल प्लान। ये IATF स्टैंडर्ड मेंशन कर रहा है कि ये एनेक्सर A जो कंट्रोल प्लान है वो उसको आपको रेफर करना है। सेकेंड नॉर्मेटिव रेफरेंस क्या है? एनेक्स B ऑफ IATF स्टैंडर्ड। अब एनेक्स B ऑफ IATF स्टैंडर्ड क्या है? बिब्लियोग्राफी, जिसका मतलब है लिस्ट ऑफ अदर रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट दे दिए गए हैं जिनको आपको रेफर करना है। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? वो डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो पब्लिश्ड बाय AIAG, VDA, SMMT, NFIA, NFIA, FIEV। तो ये क्या है? ये अलग अलग कंट्रीज़ के ऑटोमोटिव एसोसिएशन है। जैसे कि हमने कहा AIAG USA का है, VDA जर्मनी का है, SMMT UK का है, ANFIA इटली का है और FIEV फ्रांस का है। तो इनके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं SPC मैनुअल, MSA मैनुअल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस बिब्लियोग्राफी के लिस्ट ऑफ रेफरेंस डॉक्यूमेंट में है जो आपको फॉलो करना है। जैसे कि अगर हम कहें कि IATF के 7.5.1.1 क्लॉज में अगर जब देखेंगे तो वहाँ MSA का रिक्वायरमेंट दे रहा है। तो MSA का जो रिक्वायरमेंट है वो 5-6 लाइन में कंप्लीट कर दे रहा है स्टैंडर्ड। इन 5-6 लाइन से MSA इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इस बिब्लियोग्राफी में MSA मैनुअल पब्लिश्ड बाय AIG लिखा गया है, आपको उनको रेफ़र करना है। ये था सेकेंड नॉर्मेटिव रेफरेंस। आते हैं थर्ड नॉर्मेटिव रेफरेंस पे, जो है ISO 9000 2015 स्टैंडर्ड। एक्चुअली ये नॉर्मेटिव रेफरेंस IATF में नहीं दिया गया, ये नॉर्मेटिव रेफरेंस मेंशन्ड है ISO का है। ये नॉर्मेटिव रेफरेंस ISO मैनुअल ISO 9001 मैनुअल में मेंशन है और IATF भी सेम रेफर करने बोल रहा है। तो ISO 9000 2015 स्टैंडर्ड जो कह रहा है, आप ध्यान रखें कि ये हम यहाँ ISO 9001 की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ 9000 की बात कर रहे हैं। तो ISO 9000 2015 स्टैंडर्ड क्या है? फंडामेंटल्स एंड वोकैबुलरी। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को रिस्क की डेफिनेशन चाहिए, मेरे को ये कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको रिस्क की डेफिनेशन जैसे हमें IATF स्टैंडर्ड में भी नहीं मिलेगा, हमें ISO 9001 स्टैंडर्ड में भी नहीं मिलेगा। हमें इसके लिए ISO 9000 2015 स्टैंडर्ड को ही रेफ़र करना है। तो ये था हमारा क्लॉज 2 जो कि है नॉर्मेटिव रेफरेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे जो है क्लॉज नंबर 3। क्लॉज नंबर 3 है टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो IATF में टोटल जो डेफिनेशंस हैं वो है 41। तो TS में क्या था? टोटल जो डेफिनेशन TS में था वो पहले था 12, जिसका मतलब IATF में 29 और डेफिनेशंस ऐड हुए हैं। तो ये जो 41 और 12 हम कह रहे हैं, 41 IATF में और 12 जो TS में कह रहे हैं, ये वो डेफिनेशन है जो ISO 9000 की बात कर रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया ISO 9000 2015 में नहीं है। यहाँ पे ऑटोमोटिव स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं। ATF के पास ये राइट नहीं है कि जब जब ज़रूरत पड़े ISO 9000 चेंज करके उसमें न्यू डेफिनेशन डाल दें। इसलिए इन एडिशन टू ISO 9000 ऑटोमोटिव स्पेसिफिक यहाँ पे ऐड कर लिए गए हैं इस IATF स्टैंडर्ड में। तो ये आपको थर्ड क्लॉज जो कि टर्म्स एंड डेफिनेशंस है वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस के एग्जांपल हैं। सबसे पहले है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये क्या है? मेंटेनेंस एक्टिविटी बेस्ड ऑन शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटी टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन्स। मतलब प्लान्ड मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन को रोकने के लिए प्लान मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। जैसे कार परचेज किया है
तो उसमें आपको मेंशन कर दिया जाता है कि इतने महीने में सर्विसिंग कराना है। तो जितना आपको मेंशन किया जाता है, आप टाइम टू टाइम उस हिसाब से उतना मंथ या उतना किलोमीटर चल जाए तो आप सर्विसिंग के लिए दे देते हो। तो ये क्या है, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो ये क्या है, मेंटेनेंस बेस्ड ऑन कंडीशन मॉनिटरिंग डेटा टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन। आपकी प्रॉब्लम आई नहीं है बट अलार्म आ रहा, मतलब जब कंडीशन मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं तो डेटा ने अलार्म दिया, जब हमने देखा उस अलार्म को, जब हमने नोटिस किया और ऑयलिंग कर लिए, तो ये हो गया प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रोसेस रुकने से पहले अलार्म मिला और अपने रेक्टिफाई किया, वो हो गया प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये टीएस में भी था और आईएटीएफ में भी है। अब एक टर्म है टीपीएम। टीपीएम क्या है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। हमें जब मशीनरी की ज़रूरत हो और उसमें अननेसेसरी ब्रेकडाउन ना हो जाए, इसके लिए हमने पहले कोई नई टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये दोनों टीपीएम का पार्ट है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बट इस बार एक नया पॉइंट ऐड किया गया जो है पीरियोडिक ओवरऑलिंग। ओवरऑलिंग क्या है, जब मशीन में कोई मेजर ब्रेकडाउन को रोकने के लिए मशीन में कोई मेजर मेंटेनेंस एक्टिविटी करते हैं, जैसे डिसअसेंबल करके रिपेयर या फिर रीअसेंबल करके यूज़ करते हैं, उसे ओवरऑलिंग कहते हैं। तो फिर पीरियोडिक ओवरऑलिंग का डेफिनेशन देखते हैं। मेजर मेंटेनेंस एक्टिविटी टू प्रिवेंट मेजर ब्रेकडाउन बाय डिसअसेंबलिंग, रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रीअसेंबलिंग एंड अगेन यूज। वैसे देखा जाए तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हिस्सा है, बट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जेनरिक मेंटेनेंस करते हैं, बट यहाँ मेजर करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा ओईएम में 6 मंथ में प्लांट वीक टू 10 डेज का शटडाउन होता है इसी मेजर मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए, तभी ओवरऑलिंग करते हैं। तो उस समय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते हैं, उस समय ओवरहॉलिंग ही करते हैं। तो टीपीएम क्या क्या इंक्लूड करता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड पीरियोडिक ओवरहॉल। मेंटेनेंस के डिफरेंट सिस्टम को जो टीपीएम इंक्लूड करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करता है। अब एक और डेफिनेशन की बात करते हैं, प्रीमियम फ्रे। प्रीमियम फ्रे क्या है, एक्सेस फ्रे। फ्रे क्या है, कॉस्ट पेड अदर देन अग्रीड, जो अग्री हुआ है उससे ज़्यादा अगर हम कॉस्ट पे कर रहे हैं तो वो प्रीमियम फ्रे कहलाता है। कई जगह मैंने ये भी देखा है कई कंपनी में कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट एयर बाय एयर जा रहा है कस्टमर को, तो आप उसे प्रीमियम फ्रे में ऐड करते हो। नहीं, अगर वो उसे प्रीमियम नहीं कहेंगे। अगर बाय एयर जा रहा है और आप लोगों में ऑलरेडी अग्रीड था, ये कॉस्ट आपने डिसाइड कर रखा था कि ये कॉस्ट होगा, तो वो प्रीमियम नहीं कहलाएगा। अगर आपने किसी प्रोडक्ट का ऑन टाइम डिलीवरी नहीं किया है और वो लेट हो गया है और आपको उस ऑन टाइम डिलीवरी अचीव करने के लिए आप उसे बाय एयर भेज रहे हो, तो वो प्रीमियम फ्रे में कहलाएगा। एक और डेफिनेशन है आउटसोर्स प्रोसेस। तो सपोज काम आपके ऑर्गेनाइजेशन को असाइन किया गया है बट आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया है, तो ये जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को आप काम दे रहे हो वो आउटसोर्स प्रोसेस कहलाएगा। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस दैट इज परफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम अपने शब्दों में जॉब वर्क कहते हैं। अब ऐसे और भी डेफिनेशंस हैं जो आगे क्लॉज बाय क्लॉज जब मैं डिस्कस करते रहूँगी तो वो डेफिनेशंस आते रहेंगे। तो आज हमने टोटल 3 क्लॉजेस डिस्कस किए, जो कि फर्स्ट क्लॉज, सेकेंड क्लॉज और थर्ड क्लॉज था। आगे आने वाले सेक्शन में हम फोर्थ क्लॉज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लॉज था स्कोप, यहाँ स्टैंडर्ड अपना दायरा बता रहा है। सेकंड था नॉर्मेटिव रेफरेंस, जहाँ स्टैंडर्ड कुछ स्पेसिफिकेशन रेफर कर रहा है और कह रहा है कि स्टैंडर्ड का इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो जाएगा अगर आप ये स्टैंडर्ड रेफर कर लें तो। थर्ड था टर्म्स एंड डेफिनेशंस, जहाँ आईएटीएफ से रिलेटेड टोटल 41 डेफिनेशंस दिए गए हैं। ये वो ऑटोमोटिव स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं जो आईएसओ 9000 2015 में नहीं है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बिकॉज़ इसके थ्रू ही मेरे को और वीडियोस बनाने के मोटिवेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ ये ट्रेनिंग पूरा सीरीज़ चलता रहेगा, आगे भी वीडियोस और अपलोड होते रहेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या और किसी वीडियो का डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा वो पार्ट 4 ऑफ आईएटीएफ है, जिसमें क्लॉज नंबर 4 ऑनवर्ड सारे क्लॉजेज हैं, क्योंकि अभी तक हमने थर्ड क्लॉज तक डिस्कस कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।